बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज की वीडियो में हम चैप्टर 19 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, हमने इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाए तो उसको हम V से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको U से डिनोट किया जाता है। तो इन दो क्वांटिटीज़ का जो आपस में रिलेशन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी है जो किसी चार्ज के ऊपर अप्लाई होती है उसकी पोजीशन की वजह से, और जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब वो चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद हो। तो बेसिकली इनका रिलेशन किस फार्मूले के ज़रिए से हम रिलेट करते हैं? V इक्वल टू U ओवर Q से। इसमें V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और U इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, if you wish to store a large amount of energy in a capacitor bank, would you connect capacitors in series or in parallel? Explain। कि आप एक कैपेसिटर जो है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं, कैपेसिटर बैंक बनाना चाहते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप उन कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में। तो सबसे पहली चीज़ हमें एनर्जी का फार्मूला देखना है कि कैपेसिटर के ऊपर जो एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके लिए फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कैपेसिटर पे स्टोर होती है उसका फार्मूला E इक्वल टू 1/2CV² है। अब इस फार्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि जो C कैपेसिटेंस है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कैपेसिटेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है? अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स हों और उनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर लें तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो उन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम की इक्वल होती है। यानी कि C इक्वल होता है C1 + C2 + C3 के। ये C3 आएगा। जितने भी इसी तरह कैपेसिटर्स होंगे उन सब को पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो उनको ऐड कर लिया जाएगा सिंपली, जिससे कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाएगी और कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर पे स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस। 3 क्वांटिटीज़ के यूनिट पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, और इसका यूनिट हमारे पास वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज के, यानी कि जॉल पर कूलम। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो ये एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट जॉल होता है। तीसरा कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड है जो कि कूलम पर वोल्ट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर। किसी चार्ज कैपेसिटर पे नेट अमाउंट क्या होती है चार्ज की? तो अगर चार्ज कैपेसिटर की बात की जाए, चार्ज कैपेसिटर का मतलब क्या है कि कैपेसिटर फुली चार्ज है तो उस टाइम पे उस पर जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा। उसकी रीज़न क्या है कि कैपेसिटर की 2 प्लेट्स होती हैं। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा +Q और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा -Q। तो इन दोनों चार्जेस को अगर हम नेट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए ऐड करें तो +Q -Q से कैंसिल हो जाता है और आंसर 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैपेसिटर फुली चार्ज हो तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट सम एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर्स इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में कैपेसिटर्स की कुछ एप्लीकेशंस लिखनी हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो हैं कैपेसिटर्स की रियल लाइफ में, सबसे पहले एनर्जी स्टोरेज है। कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है और रिलीज़ करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट डिवाइसेस में, जैसे कि कैमरा फ्लैशेस में यूज़ की जाती है और डिफिब्रिलेटर्स में यूज़ की जाती है।
यानी कि जहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करनी है वहाँ पे कैपेसिटर यूज़ किया जाएगा। दूसरा है पावर सप्लाई स्मूथिंग। पावर सप्लाई स्मूथिंग से मुराद ये है कि वो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस जो हैं उनको फ़िल्टर आउट करता है और डीसी पावर सप्लाई करता है। जैसा कि आपने जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ा था उसकी जो आउटपुट आई थी उसको स्मूथ करने के लिए कैपेसिटर यूज़ किया गया था। तीसरा ट्यूनिंग सर्किट्स है। ट्यूनिंग सर्किट से मुराद जिस तरह रेडियो में हम ट्यून कर रहे होते हैं, टीवी कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं उनके जो हम चैनल लगा रहे होते हैं वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ट्यून कर रहे होते हैं उन सर्किट्स को, जिसमें अपनी डिवाइस की फ्रीक्वेंसी उस ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल ला रहे होते हैं। फोर्थ है मोटर स्टार्टर्स। ये क्या करता है, फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है ताकि जो मोटर है वो इजीली स्टार्ट हो सके। उसके बाद सिग्नल कपलिंग या डी कपलिंग, एसी सिग्नल्स को अलाउ करता है कि वो पास हो सके और डीसी को ब्लॉक कर देता है, जिसके नतीजे में सिग्नल कपलिंग या डी कपलिंग का फिनोमेना परफॉर्म हो सकता है। 6 टाइमिंग सर्किट्स है। टाइमिंग सर्किट्स रेजिस्टर्स के साथ साथ टाइम डिलेज यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ऑसिलेटर्स हैं या ब्लिंकर्स हैं। इनकी मदद से क्या होता है, जैसे आपने शादी पे या 12 रबीउल अव्वल पे लाइट्स देखी होंगी जो घरों पे या दुकानों पे लगी होती हैं, उन लाइट्स की जो ब्लिंकिंग है ना वो टाइमिंग सर्किट्स की मदद से डिफ़ाइन की जाती है। 7 है पावर फैक्टर करेक्शन। ये इम्प्रूव करता है एसी पावर सिस्टम की एफिशिएंसी को और एज ए पावर फैक्टर करेक्शन यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस कैपेसिटर्स की लिख दी हैं। पेपर में आपका 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो मिनिमम आपने 3 पॉइंट्स वहाँ पर लाजमी लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वुड यू प्लेस द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्लोजर टुगेदर और फर्दर अपार्ट टू इंक्रीज देयर कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए आप उस कैपेसिटर की प्लेट्स को क्लोज करेंगे या उनके दरमियान गैप ज़्यादा रखेंगे। तो फार्मूला जो है कैपेसिटेंस के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए C = एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D है। A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट है और D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने के लिए या कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के दरमियान जो गैप है उसको कम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रो रिसेप्शन। इलेक्ट्रो रिसेप्शन से क्या मुराद है? इलेक्ट्रो रिसेप्शन बेसिकली बायोलॉजिकल एबिलिटी है कुछ एनिमल्स की जिसके ज़रिए से वो डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अब सराउंडिंग्स में। काफ़ी सारी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे कि शार्क्स हैं, रेज और कुछ फिशेस, वो इलेक्ट्रो रिसेप्शन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रो रिसेप्शन का फिनोमेना यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रो रिसेप्शन मैंने क्या बताया है, बायोलॉजिकल एबिलिटी है कुछ एनिमल्स की जिसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं यानी कि समंदर के अंदर रहने वाले एनिमल्स, ये इलेक्ट्रो रिसेप्शन यूज़ करते हैं किस लिए, लोकेट प्रे, अपने शिकार को ढूंढने के लिए, नेविगेशन के लिए यानी कि समंदर के अंदर रास्ता तलाश करने के लिए कि किस डायरेक्शन में जाना है, और कम्युनिकेशन, आपस में बात करने के लिए भी इलेक्ट्रो रिसेप्शन यूज़ करते हैं। इट वर्क्स बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू नर्व एंड muscle activity which these animals can sense. Next question number 8 है, if you were asked to design a capacitor in which small size and large capacitance were required, what would be the 2 most important factors in your design? कि अगर आपसे ये कहा जाता है कि एक ऐसा कैपेसिटर डिज़ाइन करें जिसमें उसका साइज़ स्मॉल हो लेकिन कैपेसिटेंस ज़्यादा हो, तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, कौन से 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिज़ाइन करते वक्त आप जहन में रखेंगे। तो फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस इज C = एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। ये कैपेसिटेंस का हमारे पास फार्मूला है
ये हमें क्या शो करता है कि स्मॉल साइज कैपेसिटर विद लार्ज कैपेसिटेंस, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डिज़ाइन फैक्टर्स इज, सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है एरिया इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, और सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स जो डिस्टेंस डी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है प्लेट्स एक दूसरे के क्लोज होंगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड एंड देन लेफ्ट फॉर डिस्चार्जिंग, हाउ मच चार्ज विल बी लेफ्ट ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर टाइम इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट। कि एक कैपेसिटर को फुली चार्ज किया गया और उसके बाद डिस्चार्जिंग के लिए छोड़ दिया गया उसे, कितना चार्ज रह जाएगा उन कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर अगर उसको 1 टाइम कांस्टेंट के इक्वल टाइम के लिए छोड़ दिया जाए। तो डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो QT इक्वल टू Q0 e पावर माइनस T ओवर RC है। अब यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट है T, वो कहा है कि 1 टाइम कांस्टेंट से मुराद e की पावर -1, T की पावर RC पुट करें तो RC से कैंसिल, ठीक है। तो e पावर -1 आ जाता है, e की वैल्यू 2.71 होती है, उसकी पावर -1 लेंगे तो आ जाएगा 0.37, यानी कि QT आ जाएगा 0.37 Q0। 0.37 का मतलब 37%। तो अगर 1 टाइम कांस्टेंट के लिए हम कैपेसिटर को छोड़ देंगे डिस्चार्ज होने के लिए तो 37% ऑफ इनिशियल चार्ज रिमेन्स ऑन दी प्लेट्स। 1 टाइम कांस्टेंट के बाद 37% ऑफ द इनिशियल चार्ज प्लेट्स के ऊपर रह जाएगा। तो यहाँ तक इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।